शायद इस बात की आदत नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो अगर इस दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और उसमें वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके या वो सीट्स नहीं हासिल कर सके जो कि हुकूमत बनाने के लिए जरूरत होती है, तो इसलिए वो इस पे सीट पा है। पहली तकरीर थी शायद वजीर आजम की, उसके अंदर उन्होंने कौम को बताया था कि ये जो अपोजिशन है इसकी सिर्फ सियासत दाव पे नहीं लगी, इनकी जो पिछले 20 और 30 साल से बनाई गई जायदादें हैं जो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं वो भी दाव पे लगी हुई। तो इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है, और जब एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा तो इन सब ने मिल जाना है। तो कल वो मनाजर सारी कौम ने देखे। तो भारत क्या कह रहा है कल मियां साहब की तकरीर के बारे में? भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। अगर इनके अंदर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप और फौज के अंदर दरारें नहीं पैदा की गई तो ये अपोजिशन वाले भी यही समझते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन अनासर भी यही समझते हैं कि अगर ऐसा करने में वो नाकाम रहे तो पाकिस्तान को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। यहां से पैसे उठा करके आप बाहर ले जाते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को हमें तो कोई फौज से गिला नहीं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम इदारों को साथ लेके चलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं पहले तारुफ करवा लें फिर बात शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, सैयदा शैला रज़ा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध असम्बली और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आर्मी चीफ ने मुलाकात की और वहाँ पर कैबिनेट के कुछ लोग भी मौजूद थे, और उसके अलावा आज वफाकी वज़रा ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया कल अपोजिशन की APC का। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर, एक्चुअली सारी APC को आप एक तरफ रख दें और मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर को आप एक तरफ रख दें। ऐसा लगता है कि APC का एक पॉलिटिकल एजेंडा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो उससे आगे निकल गया है और वो इदारों के साथ एक तसादुम में चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, पाकिस्तान की फौज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। हालांकि जितना फ़ायदा पाकिस्तान की फौज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया सियासत में, उतना फ़ायदा किसी और सियासतदान को पाकिस्तान की फ़ौज ने सियासत में नहीं पहुंचाया। इसी तरह से जितना फ़ायदा पाकिस्तान की अदलिया से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिला है, उतना फ़ायदा पाकिस्तान के किसी और सियासतदान को अदलिया से माजी के तल्ख हक़ाइक़ है, लेकिन ये हक़ाइक़ है, नहीं मिला है। और अब हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी की फ़ौज और मर्ज़ी के जजेस इस टाइम मैसर नहीं है, तो इसलिए मियां साहब गुस्से में आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा जैसा कि उनको माजी में प्रोटेक्ट किया जाता रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत का। लेकिन मियां साहब ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमेशा से इलेक्शन जो है वो चोरी किए जाते रहे हैं और इस मरतबा इलेक्शन चोरी करके इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। हमारी लड़ाई इमरान खान साहब से नहीं है, बल्कि उनको लाने वाले इदारों के साथ है। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में कहा कि उनके ऊपर क्यों कोई नोटिस नहीं लेता, क्यों कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्यों कोई JIT नहीं बनती। तो मियां साहब को मेरे ख्याल में इस मामले को यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा या PMLN के लोग जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाएं आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ, और फिर शहबाज शरीफ साहब अदालत जाएं बाकायदा, जैसे इमरान खान साहब तहरीक चलाते थे और अदालत जाते थे, क्योंकि उनको भी इंसाफ इतने आराम से नहीं मिला था, या नून लीग उसको नाइंसाफ़ी कहती है, इमरान खान साहब उस वक्त इंसाफ कहते थे। तो उनको भी इंसाफ लेने के लिए सड़कों पे आना पड़ा, धक्के खाने पड़े, डंडे भी खाने पड़े, पर्चे भी करवाने पड़े, और उसके बाद उनको अदालत में भी जाना पड़ा, तो तब जाकर उनको इंसाफ मिला था। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब को भी इंसाफ चाहिए तो घर बैठे तो नहीं मिलेगा, या लंदन में बैठ के तो नहीं मिलेगा। उनको ये झगड़ा मोल लेना होगा, उनको ये हिम्मत करनी होगी कि ताकतवर के खिलाफ अगर उनको इंसाफ चाहिए तो फिर उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा, खुद एप्लीकेंट बनना होगा। तो घर बैठे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना घर बैठे इमरान खान को मिली थी और ना घर बैठे आपको मिलेंगी। बहरहाल अपोजिशन ने एक एलामिया जारी किया है और एलामिया के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई कि जो नवाज शरीफ साहब ने मोमेंटम बनाया था, अपोजिशन उस मोमेंटम को कायम नहीं रख सकी, और ये वो अपोजिशन नहीं है जो इस हुकूमत के खिलाफ कुछ कर सकती हो। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में अब बनता क्या है, क्या ये अपोजिशन प्रैक्टिकली नवाज शरीफ साहब के एजेंडे को आगे लेके चल सकती है। दूसरी एक चीज़ ये कही गई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, ये इंडियन एजेंडा है और उनके वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है।
खुशियां मनाई जा रही हैं, भारतीय अखबारात और मीडिया खुश हो रहा है। देखिए, बात सादी ये है कि नवाज शरीफ साहब पे आप ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कि वो गद्दार हैं या वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो उनका गुस्सा या उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, जो उनको इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर वो गुस्से में है, उनका ये गुस्सा या उनको लगता है जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, ये अलग बात है। इंडिया के साथ मिले होना ये एक अलग बात है। और कुछ लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं, तो क्या वाकई बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां से आगाज कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का, फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ फ्यूचर में अल्ताफ हुसैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो आगाज किया था तो ऐसे ही जुमलों से और ऐसी चीजों से वो बतदरीज आगे बढ़ते चले गए थे। आपको रिपीट करना पड़ेगा, इससे क्या आवाज कट गई थी। मुझे जहां तक समझ में आया आपका सवाल ये था कि आपको नवाज शरीफ फ्यूचर के अल्ताफ हुसैन बनते नजर आ रहे हैं। बस अगर यहीं से ये आप बात है करें, तो बिल्कुल ठीक है, आप यहीं से बात करें। जी, तो मेरे ख्याल से देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कल मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि नवाज शरीफ साहब सेहत के लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब बाकी लोगों को ये एहसास हो कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को कोई खतरा है, तो 1 घंटे की तकरीर करने के बाद वो शक व शुबहत दूर हो जाने चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने वादे को वफा करेंगे, और जैसे ही उनकी, मुझे तो सेहतमंद लग रहे थे, वो वापस आके पाकिस्तान में कोर्ट्स का भी सामना करेंगे और सब कुछ करेंगे। जीदार आदमी है ना, तो जीदार आदमी ऐसी चीज़ों से घबराते नहीं। और लंदन बैठ के क्या करेंगे? क्यों अल्ताफ हुसैन बने? उन्हें तो पाकिस्तान की क़यादत संभालनी है, ख़ानदान के नहीं, उन्हें एक पार्टी बनानी है, वो इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं PMLN। उन्हें इतना बड़ा मूवमेंट चलाना है, उन लोगों को उखाड़ना है जो उनको लेके आए थे ताकत में, जिनसे जैसे आपने कहा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें उठाया था। जब तक वो फ़ायदा ले रहे थे उस वक्त तक उनके साथ खड़े थे। लगता है अब फ़ायदा नहीं मिल रहा, या उनके दाम कुछ कम हो गए, या उनकी ज़रूरत कम हो गई, जो भी वो वजूहात समझे, तो आज अब वो खड़े हो गए कि जी हमने इस्लाह करनी है। भाई, इस्लाह करनी थी तो उस वक्त इस्लाह करते जब आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म थे। इस्लाह आप करते ना उस वक्त। आपने एक दफ़ा इन्हीं लोगों से, मुशर्रफ ने आपको हटाया, उसके बाद आप आए थे, फिर इस्लाह कर। उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं, अब आप क्या इस्लाह करने जाएंगे? पहले भी आप कहते हो, आई डोंट थिंक सो दे सिंसियर। ये सिर्फ एक गार्ब है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक मुहिम है। असल मसला ये है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे करप्शन से बचाओ, और कुछ नहीं है। करप्शन से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इससे कि आप ये देखिए, पाकिस्तान की तारीख देखते जाइए। जब गुलाम इसाक खान ने निकाला और बीबी आई तो उन्हीं ने एहतसाब नहीं किया, उस वक्त भी करप्शन के चार्ज लगे थे। जब फारूक लगारी ने कहा और नवाज शरीफ आए तो उस वक्त भी फारूक लगारी ने करप्शन के चार्ज लगाए थे। हमेशा करप्शन का चार्ज लगता है, लेकिन ये बारी बारी खेलते रहते हैं। यहाँ तक कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, और ये बारी बारी का निज़ाम चलता रहा। पाकिस्तान में एहतसाब का अमल कभी भी नहीं हुआ। अब अगर ये एहतसाब का अमल सही मानों में हो जाए, और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, इसमें मैं कोई इस्तिस्ना PTI के लोगों के लिए नहीं मांगता, किसी और जमात के लिए नहीं मांगता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए। तब हमारा मुल्क सुधार के रास्ते पे आएगा, बेतरक्की के रास्ते पे आएगा। बिकॉज करप्शन जो है वो घुन की तरह मुल्क को चाट लेती है। तो इसलिए करप्शन को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। शैला भी नहीं सपोर्ट करेंगे, वो भी कहेंगे करप्शन बुरी चीज़ होती है। तो डॉक्टर साहब भी, तारिक फजल साहब भी ये कहेंगे कि जी करप्शन जो है किसी भी माशरे के अंदर एक बुरी चीज़ है और इसका खात्मा होना चाहिए। इसका खात्मा, करप्शन है या नहीं है वो तो हमें सब नजर आता है। करप्शन है, आज भी है। मैं ये कहूँ कि आज खत्म होगी, आज नहीं खत्म होगी, और हर लेवल पे आप देख लीजिए, महल्लात देख लीजिए, लाइफस्टाइल देख लीजिए, और टैक्स रिटर्न्स देख लीजिए। कोई आपको बहुत दूर नहीं जाना। चले, आपको सिर्फ इतना है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब लंदन से आ जाएंगे वापस? यानी कल की तकरीर के बाद तो ऐसा लगता है जरदारी साहब ने एक दिन मुश्किल जुमले बोले थे और फिर बड़े लंबे अरसे फिर वो पाकिस्तान नहीं आए थे। तो नवाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि जब आर्मी चीफ चेंज हो गए तो फिर जरदारी साहब वापस आए थे, आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे जल्दी इस तरह की बातें करने के बाद और अल्ताफ हुसैन बनने से बच जाएंगे? मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब गए ही इसलिए थे कि उन्हें वापस नहीं आना था। चले, मैं फिर आपने भेजा भी इसीलिए होगा कि आपको पता था कि वापस नहीं आना। मैं सैयदा शहनाज़ साहब, हाँ जी क्या जवाब दे दूं?
मैं समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बात, उस वक्त जो सियासी सूरत हाल थी और जो पस मंज़र था कि हर आधे घंटे पे प्लेटलेट की काउंट आ रही थी और प्लेटलेट की जो तादाद बता रही थी, वो दुनिया का हर माहिर जिसको भी पूछा जाए, जितने एक्सपर्ट्स पे आ रहे थे, सब ये कह रहे थे कि ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और उसके ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होती तो कहते हैं ज़ालिम है, इनके पास कोई अकल नहीं है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्रेशर के तहत आए, वो प्रेशर क्या हम सस्टेन कर सकते थे? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, मेरे ख्याल से वो प्रेशर सस्टेनेबल नहीं था। ठीक है, और चलें। इसलिए ह्यूमन साइड पे को लेके उसको एड्रेस कर लिया। दो ऑप्शंस के दरमियान चूज करना था, या ये चाह जाएगा कि नवाज शरीफ साहब हमें बेवकूफ बना के चले गए, या ये है कि हमने फराख दिली का मुजाहरा किया और उनको जाने दिया। ठीक मैं है, समझता हूँ कि हमें दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। ठीक है, मुझे सैयदा शहला साहब देखें, एक तो आप लोग पूरी तरह कन्विंस्ड है कि नवाज करप्ट आदमी है। हमेशा आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें यकीन दिलाया कि मियां नवाज शरीफ साहब एक करप्ट आदमी है और इनकी फैमिली ने जितनी वेल्थ बनाई वो करप्शन के साथ बनाई। चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने यकीन दिलाया हो, चाहे रहमान मलिक साहब ने यकीन दिलाया हो, चाहे जरदारी साहब ने दिलाया हो, और आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हमें यकीन दिलाया कि मियाँ साहब एक करप्ट इंसान है और इनकी पूरी फैमिली ने बेपनाह करप्शन की है। और आपको ये भी पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़ौरन हाथ मिला लेते हैं। यानी पिछले दिनों उनका पाकिस्तान से बाहर जाना आपके सामने है। फिर आपको ये भी पता है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चुप भी हो जाते हैं जब उनका दिल चाहता है। फिर आपको ये भी पता है कि जरदारी साहब से तकरीर करवा के अगले दिन मुलाकात भी नहीं करते। फिर आपको ये भी पता है कि अदालत लगने से 15 मिनट पहले वो काला कोट पहन के मेमो गेट स्कैंडल में खुद मुद्दई बन के अदालत पहुंच भी जाते हैं। अब हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका होता है, तो आप फिर भी उनके साथ खड़े हैं। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं दोबारा? एक तो सबसे पहले शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने का, और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि आपने अपनी तमहीद में सवाल की फिरदौस शमीम नकवी भाई जो हैं उनकी बात का जवाब दे दिया, क्योंकि बार बार वो यही कह रहे थे कि इन दोनों पार्टीज़ ने बारियां लगाई हुई थी, और इनके लोग भी यही बात करते हैं कि भाई बारियां लगी हुई थी, एक दूसरे पे ये हो रहा था। फिर दूसरी लम्हे कहते हमने तो कोई मुकदमे नहीं बनाए, इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए थे। तो अगर ऐसी बात थी तो आसिफ अली जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे। फिरदौस शमीम नकवी साहब को मैं जानती हूँ, 11.5 घंटे नहीं गुजार सकते थाने में। तो ये कोई खैर सगाली में नहीं रखा था PMLN ने, और हमारे इख्तलाफात हैं, और हम ये समझते हैं कि जब इलेक्शन होगा हम हर सीट पे इनके सामने जो है इलेक्शन लड़ेंगे। और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उसको तो PTI भी जब बहुत अच्छे तरीक़े से लेकर गई पैनमा स्कैंडल में, तो इनके जो सबूत थे उनको जो है अदालत ने कहा कि इन पे पकौड़े रख के बेचे, और फिर अस खुद नोटिस लिया। अब जब अदालत उज़्मा ही ने जो है वो अकामे पे बात कर दी और करप्शन की चीज़ रह गई, तो अब अदालत की चीज़ को मैं क्या करूं। दूसरी बात ये है कि हम तो अदालत के आगे खड़े हैं ना, हम तो कब से हाथ बांधे खड़े हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। हम इसीलिए शहीद कहते हैं कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ, हमने इदारे की इज़्ज़त की। माय लॉर्ड कहते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो फांसी पे चढ़ गए। फिर हमने देखा कि किस किस तरह से हम लोग सब अदालतों के आगे खड़े रहे। वो नवाज शरीफ का ही दौर था, मैंने खुद जेल काटी, CIA सेंटर में थी, डबल मर्डर केस था, नवाज शरीफ बदल गए हैं? सप्लाई था। अब नवाज शरीफ बदल गए हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे बन गए हैं? अब आपके सवाल पे आते हो, मैंने ये कहा ही नहीं कि नवाज शरीफ बदले या MQM कातिल से नफीस हो गई, ना शेख रशीद चपरासी से मिनिस्टर हो गए, ना मैंने ये कहा कि परवेज़ इलाही बड़े डाकू से जो हैं वो स्पीकर हो गए। हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है इस वक्त कि क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो हुकूमत है उसकी बड़ी ज़बरदस्त माशी पॉलिसी है? क्या कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान में जंगें लगीं लेकिन GDP नेगेटिव नहीं हुई? क्या कोई ये कह सकता है कि महंगाई बिल्कुल ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है? रावी चीन चीन लिख रहा है, रावी चीन चीन लिख रहा है,
नहीं कह सकता। क्या कोई ये कह सकता है कि मीडिया पर पाबंदी नहीं है? कोई नहीं क्या कह कोई सकता। ये कह सकता है कि तकरीर और तहरीर पे पाबंदी नहीं है? क्या कोई ये कह कोई सकता नहीं है कह सकता। कि इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी अच्छी है? कभी ऐसा नहीं हुआ इतने बुरे हालात में कि कश्मीर मेरा के साथ सवाल इस कुछ तरह और है। से देखिए, हुआ ये सब जो कुछ बहुत इनकी बुरा है। गवर्नमेंट में है। ये तो सब अब कुछ जो बहुत हम बुरा है। इकट्ठे हुए हैं, हाँ, ये जो हम मैं ये कह इकट्ठे रहा हूं हुए कि हैं, आपको हम यकीन है कि इसमें नवाज शरीफ नहीं साहब, हुए। आपको यकीन है कि नवाज शरीफ साहब कोई अपना फायदा निकाल के आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ देंगे, जैसा कि आपके साथ होता रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपको यकीन आ गया? मियां साहब ने कोई यकीन दहानी कराई? अब देखिए, हम कभी इस बात पर नहीं जाते कि यकीन है या नहीं। हमारा काम है पॉलिटिकल पार्टीज से डायलॉग करना। जो हमने जो है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी MRD की तहरीक से जो हमने आगाज किया देखिए, था आपका कि ट्रस्ट हम डेफिसिट जो अगर है हो वो तो फिर आप किसी आगे नहीं बढ़ डिक्टेटर से सकते। बात नहीं करते। शैलरदा साहब, ट्रस्ट डेफिसिट अगर नहीं, हो तो आप आगे हमारा- नहीं बढ़ सकते। आपको एक दूसरे नहीं, पे इतना हमने- यकीन है हमने- कि मियां साहब इस मर्तबा हमने आपको अपनी बात रखी। जी, हमने अपनी बात रखी और हमने अपने घर पे सबको बुलाया, जैसे कि MRD में किया था, जैसे कि मुख्तलिफ दफ़ा किया। जो जो पार्टीज़ आई हैं अवाम देख रही है और अवाम देखेगी सब क्या कर रहे हैं। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हमने BNP मैंगल को भी कहा, लेकिन लास्ट बजट में वो उनके साथ जो कुछ हुआ, फिर इस दफ़ा जैन बुगटी वगैरह के साथ जो कुछ हुआ बजट में, मैं तो अखबार ही पढ़ती हूँ, मैं तो थी ही नहीं वहाँ। तो हुकूमत जिस तरह से पार्लियामेंट में काम कर रही है, हम उसमें समझते हैं कि हमें अब ग्राउंड पे भी आना चाहिए। ठीक है। तो अगर नवाज शरीफ की पार्टी नहीं आएगी तो अवाम देख रही है। हमने अपना काम कर दिया, हमने जो है वो आवाज़ लगा दी, उस पर सब आए हैं। तो मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहती। अगर मैं अच्छा, अगर लेकिन और मियां मगर नवाज पे शरीफ साहब, जाऊंगी मैं तो इस वक्त तारक फजल चौधरी साहब से मुझे पाकिस्तान पूछना था को कि मियां नवाज शरीफ कामयाब साहब का- तरीन पार्टी की हुकूमत होती, जिसने बहुत वादे किए थे, महंगाई नहीं होने देंगे, कर्जे नहीं लेंगे, जी, ये नहीं ठीक है। करेंगे, वो नहीं मैं शैला पर मुझे करेंगे। एक और तो चीज देखें ना, तनकीद जो आप कर रही हैं, कल मियां नवाज शरीफ साहब की ये तनकीद नहीं थी। उनका नुक्ता बड़ा साफ और वाज़े है। वो पाकिस्तान के इदारों से, फौज से और अदलिया से नाराज हैं। वो इमरान खान साहब को टारगेट नहीं कर रहे और उनको इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझते। वो इदारों से एक लड़ाई का या तसादुम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं सबको, और वो कह रहे हैं उनको हमने ठीक करना है। अच्छा, ये वही इदारे हैं जिनके साथ वो किसी भी वक्त बैठ के कोई भी मामला अपना तय कर सकते हैं। ये बात आप लोग खुद कहते रहे हैं। तारक फजल चौधरी साहब, इस लेवल पे कैसे चलेगी आपकी पार्टी के जिन इदारों के साथ आपके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहते हैं, आपके हक में फैसला है तो आप मिसालें देते हैं, आपको इक़्तिदार मिले तो आप उनके साथ शीरो शक्कर रहते हैं, लेकिन जब आपके साथ वो ना मौजूद हों तो फिर आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। और दूसरी जो खास चीज़ है इसमें वो एक और है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी आपको सबसे ज़्यादा करप्ट लगते थे, जो आसिफ अली जरदारी को आपने 10% का खिताब दिया था, कल उनको जनाब चेयरमैन कह के मुखातिब करना कैसा लग रहा था जब आपके लीडर कह रहे थे? इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा जो आप यूट्यूब पे करते हैं, ये बात आपने वहाँ पे भी की। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जात के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि वो एक इंतहाई वफादार आदमी है। मैंने अपोजिशन के दिनों में बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारा है, अदालत की सारी पेशियां उनके साथ भुगती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा वफादार आदमी कोई नहीं देखा। तो जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चेयरमैन कहना, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, अपनी पार्टी ने उनको बनाया है, तो उनको चेयरमैन ही कहेंगे। और मियां साहब जो है बहुत एक इज्जत करने वाले आदमी है। दूसरी बात जो आपने इदारों की देखें, इदारों की इज्जत और तकरीम अपनी जगह के ऊपर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वो बात की कि हमने इससे पहले भी पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, तमाम वसाइल मुहैया किए, आइंदा भी हम पाकिस्तान के दिफा को, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। तमाम तर वसाइल हम, जब हमारी दोबारा इंशाल्लाह हुकूमत आती है या वसाइल हमारे पास आते हैं, देंगे। ये बात कहना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इदारों के हवाले से कोई बात की है या उनके खिलाफ बात की है, बिल्कुल गलत बात है। अब आज जो अपोजिशन के आज जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं और बैठ के उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे तो मैं कहूँगा कितना तरस आता है मुझे इन लोगों पे। देखें, अगर उनके पास अपने को बात करने के लिए हो, मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा कि उनकी जो काम होते थे, प्रोजेक्ट होते थे, उनकी तफसीलात खत्म नहीं होती थी। मैं उस दिन, आप चूंकि माशाल्लाह बहुत रिसर्च करने वाले शख्स हैं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को देख रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कैबिनेट ने कहा है कि 3 मिनट में अब पिछले 2 साल की कारकर्दगी बताएं, और वो एक मशीन की तरह बोल रही थी, जैसे एक रोबोट होता है, तेज 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 तेज। 3 मिनट खत्म हो गए, लेकिन उनकी रिफॉर्म्स खत्म नहीं हुई।
ये होता है प्राइम मिनिस्टर, जो अपने मुल्क के लिए काम करता है, अपने लोगों के लिए काम करता है। आज आप कोई टॉक शो देख लें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, सीनियर से सीनियर वजीर देख लें, अपोजिशन हम एहतसाब कर रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम जनाब अपोजिशन जो है वो भाग रही है। तो खुदा का वास्ता है, कोई अपनी भी बात करो यार, अपने गिरबान में झांको। तुम जैसे भी आए हो, इस वक्त हुकूमत तुम्हारे पास है, पाकिस्तान के वसाइल तुम्हारे पास है, मैशत की हालत देखो, बिजली गैस के बिल देखो, आटा चीनी गैस इनकी कीमतें देखो, लोग रो रहे हैं यार, उनकी हालत देखो, कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा। अपोजिशन नवाज शरीफ का तो उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ ना होता तो इनकी काबीना की मीटिंग ना हो पाती, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाती, इनके टॉक शो ना हो पाते। और आपको याद होगा इमरान भाई, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इनके एडवाइजर कौन है जो कह रहे हैं नवाज शरीफ को वापस लाओ, वापस लेके आएंगे, बुलाओ, फलां। ये सारी बातें पिछले 15 दिनों में हर टॉक शो पे करते रहे हैं इनके वुज़रा और इनके स्पोक्स पर्सन। आज नवाज शरीफ ने एक तकरीर की है, इनकी हालत क्या हो गई है देखिए आपने, हालत गैर हो गई है। और नवाज शरीफ वापस भी आएगा आपके प्रोग्राम में, मैं ये भी पेश गोई कर रहा हूँ, और बहुत जल्द आएगा। और जब वापस आएगा अच्छा। तो इनका क्या असर होगा। तो ये है। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की फ़ौज पे कि वो इमरान खान साहब को एक तरह लेकर आई है। और आपको पता है उस वक्त आर्मी चीफ जो है वो जनरल कवर जवेद बाजवा साहब थे। इससे पहले फ़ौज के ऊपर तनकीद की थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। फिर जब तक राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे वो वापस नहीं आए थे। तो आप कह रहे हैं मियाँ साहब वापस आएंगे, तो अब आपको क्या लगता है कब तक आ जाएंगे वापस? यानी अभी एक आधे साल में आ जाएंगे? देखें, मैं दोबारा ही बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को ना इदारों के खिलाफ तकरीर समझा जाए, ना अफवाज सर वो कैसे ना समझा जाए सर? एक बंदा कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं कह रहा। सर कैसे हो सकता है? नहीं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि फौज इमरान खान को लेकर आई और जबरदस्ती इलेक्शन चोरी किया, हमारे बंदों को जो है वो काबू किया गया और उनको मजबूर किया गया, और फिर बाद में बंदे खरीद के उनको पूरा किया गया। वो तो बता रहे हैं कि ये इदारों ने किया है। एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड भी यूज किया गया जहां लिखा है वहां पे। देखें इमरान भाई, मैं याद करता हूँ कि बराए मेहरबानी फौज या अफवाज का नाम जो है वो इस्तेमाल करना या ये कहना कि जनाब फौज ने ये काम किया है, ये मुनासिब नहीं है। तारिक भाई एक सेकंड, मैं ब्रेक लेके आप ही से शुरू करूंगा, लेकिन एक कह दूं जाते जाते, खुदा की कसम आप जब बोल रहे हैं ना, मुझे एमक्यूएम याद आ रही है। वो ऐसे ही अल्ताफ हुसैन साहब को बाद में डिफेंड करती थी। अल्ताफ हुसैन साहब बोल जाते थे कुछ भी, एमक्यूएम बेचारी बाद में डिफेंड करती रहती थी। ब्रेक लें, वापस आते हैं, आप ही से शुरू करता हूँ। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं साथ हमारे? डॉक्टर साहब चलें, डॉक्टर साहब जितनी देर में आ जाते हैं फिर हम बात कर लेंगे दोबारा। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये आपने चार्जशीट आपके सामने आ गई, एक तो जो मोहतरमा सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने दी और जो तारिक फजल चौधरी साहब दे रहे हैं कि आपका सारा मामला शुरू ही अपोजिशन से होता है। ये अपोजिशन ना हो तो आपका तो 4 दिन काम ना चले। यानी गिनवाने के लिए, बताने के लिए, व्हाट हैव यू डन सर? तो देखिए, बताने के लिए तो मैं शुरू अगर हो जाऊं तो सबसे बड़ा कारनामा जो मैं इस हुकूमत का समझता हूं वो ये इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाए। जिससे कि ये मुल्क बिल्कुल जिस वक्त पीटीआई ने पावर ली है, इट वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर्स ऑफ डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के मतलब शायद शैला को समझ में नहीं आते इकोनॉमिक्स में कि डिफ़ॉल्ट का इम्पैक्ट क्या होता है। ये भी बड़ा मसला है कि सब कुछ पीटीआई को समझ आता है। नहीं, आप समझा दीजिएगा ना, आपकी बारी आएगी, मुझे जरा इम्पैक्ट समझाइएगा कि डिफ़ॉल्ट ये बड़ी बात है कि सब कुछ आपका विच इज नियर डिफ़ॉल्ट या ग्रीस के अंदर। इससे क्या अगर आपको होता तो आपको महंगाई भी की वजह समझ में आ जाती और आपको फिर ये भी समझ में आती कि डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 महीने में पीटीआई की हुकूमत ने ला ही नहीं सकती थी। तो इसके माने किसी ने कुछ पहले किया था जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े थे। जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, इस वक्त जितना अच्छा सोशल नेट गरीब के लिए इस हुकूमत ने दिया, सेहत के इंसाफ कार्ड के तहत, केपी में, पंजाब में, बलोचिस्तान में कोई उसके मिसाल की स्कीम नहीं। कोविड की हैंडलिंग में जो इमरजेंसी एहसास कैश प्रोग्राम था, वो जो पनाहगाह, कफालत, रोजगार की स्कीमें, एहसास, कामयाब नौजवान, जितनी ये स्कीम्स हैं, ये सोशल नेट को दिखाती है इन सपोर्ट ऑफ द पुअर। पाकिस्तान को टूरिज्म की डेस्टिनेशन नंबर 1
best construction package ever in the 70-year history of Pakistan to promote the housing and construction industry. आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कंपनी ने मुल्क का जो है एक रीजनेबल लिमिट में लाते चले जा रहे हैं। आपको ये चीजें जो है ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। आपने 60 साल के बाद डैम्स बनाने शुरू किए, 60 साल तक किसी ने डैम नहीं बनाया। और अब शैला बीबी से अगर पूछे कि 12 साल में क्या हुआ, क्या डिलीवर किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। सिंध में खासतौर पे कराची की दास्तान सुनाऊं, नोहा सुनाऊं कराची का? नहीं, आप अपने अच्छे काम बताएं सर, बस सिर्फ उनके हम बता चुके हैं। कराची नहीं सुनाता। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की को फ्रॉम अ नेशन जो कि डिक्लेयर्ड नेशन था कि हार्बरिंग टेररिस्ट, वी हैव बिकम अ पीस लविंग नेशन। वही अमेरिका जो कहता था डू मोर, हम उसको कहते हैं अब नो मोर। नहीं, इसमें खाली आपका रोल नहीं है सर, आपसे पहले वाली हुकूमतों का एक तसलसल है। बड़े खौफनाक ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं, फिर PMLN के दौर में हुए हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं मैं ये समझता हूं कि उतना नहीं है जितना ये है, वरना वो भी अचीव कर लेते। जो जिसको जितना क्रेडिट जाता है दे दीजिए, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक है। फॉरेन पॉलिसी में वैसे भी तसलसल होना चाहिए, लेकिन एक इससे पहले वाली हुकूमत थी उसका कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। और उसके अंदर जो कश्मीर कॉज की बात करते हैं, तो जो कश्मीर कॉज के लिए जो पीरियड में हुआ है तो उसको आप देख लीजिए कि क्या किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब एंड कंपनी ने, कि 70 साल के अंदर कश्मीर की कॉज कितनी बढ़ गई थी। तो जो यहाँ कहते हैं कि नहीं किया, वो एक सिंगल तकरीर यूनाइटेड नेशंस की आउटवेज व्हाटएवर ही डिड इन द 5 years। दैट वन ठीक है। आप ये किस इंडियन पोल से ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कर लीजिए। फिर जितनी बोल्डली बात की गई है जाके यूनाइटेड नेशन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू के खत्म नबूवत के ऊपर, हमारी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में, अकीदे के बारे में, और मगरिब को ये बताना कि आपको जो हम पे एतराज़ होते हैं वो भी किसी ने आज तक पाकिस्तान नहीं दुनिया में किसी मुसलमान हुक्मरान ने, प्रेसिडेंट ने, मिनिस्टर ने नहीं कह सका। ठीक है तो जी, आप उसका मेरे शैला पर रिस्पॉन्ड करें आप क्विकली। आपके एतराज़ात तो दूर हो रहे हैं ना, देखें वो उन्होंने भी अच्छे काम किए हुए हैं, अगर आपने किए हुए तो उन्होंने भी किए हुए। कराची का नोहा पढ़ेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, तो अगले दिन फिर उनको कहना पड़ेगा कि ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। और कराची का नोहा पढ़ेंगे तो कराची में जो सिंध हुकूमत की इन्वेस्टमेंट है 802 अरब रुपए, उसको अपना कहेंगे। और वजीर आजम कहेंगे, वजीर आजम कहेंगे, मुझे कल वाले इशू पे वापस जाना है। मुझे प्लीज देखें, इकट्ठे बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। वजीर आजम कहेंगे मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, और हफीज शेख कहेंगे बड़ी मुश्किल से 2 साल में 5000 बिलियन बचाया है, और कराची को 1150 बिलियन पे अपना दावा कर देंगे। अब दूसरी बात वन बाय वन बोलेंगे तो आप सबकी आवाज आएगी, वरना यहाँ पे हम लोग दूसरे लिस्ट के ऊपर आवाज कर जाते हैं। जी शैलापा, आप मेरी टर्न है, मैं बोल रही हूँ। आप बात करें, लेकिन सवाल मेरा सुन ले। मेरी टर्न है, मैं बोल रही हूँ। आपने ये APC कर लिया, अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब वाला APC चलेगा, या जो पॉलिसी आपने मुश्तरका बनाई है वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर से मैच करती है? देखिए, मुश्तरका अलामिया आया है, ये एक स्पीच थी नवाज शरीफ की, बिल्कुल इसी तरह जैसे इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि हमारे यहाँ जो है इलेक्शन होता है तो वज़ीर आज़म उसकी मर्ज़ी का बनता है, उसकी वो बड़ा वाज़े किले पे कभी चलाए ना, और फिर इमरान खान खुद चलाया ना, आपने कहाँ देखा? तासुर देते हैं। शैलापा, आपने वो क्लिप कहाँ पे देखा? टीवी पे ही देखा ना, तो बस ठीक है, वो भी चलाया, ये भी चलाया। सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन में वही वजीर आजम बनता है, बल्कि बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन किस्मत अच्छी है। दूसरी बात जो है वो उन्होंने ये कहा, ये तासुर दिया कि दूसरी हुकूमतें जो गईं वो इसलिए गईं कि उनके साथ सब एक पेज पे नहीं थे, मेरे साथ तो सब एक पेज पे, ये उन्होंने ही कहा ना। तो इसमें अगर कोई और भी अपनी बात कह रहा है तो दूसरा कहे तो भंगी, आप कहें तो बात। देखें ना, ये बात आप लोग तो मान रहे हैं, आप लोग तो तस्लीम कर रहे हैं। शैलापा, आप तो कह रही हैं कि ठीक है, नवाज शरीफ साहब की इदारों के साथ एक खफगी है, इदारों के साथ एक झगड़े वाली कैफियत है, और उनके शिकवे हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ वही सलूक किया जाता जो हमेशा से उनके साथ होता आ रहा है। लेकिन डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो ये तस्लीम करे कि उनके लीडर ने कल पाकिस्तान के इदारों के बाकायदा एक चार्जशीट और FIR बनाई है।
और पाकिस्तान के वो इदारे जो पाकिस्तान के टॉप के इदारे। देखिए, मैं डॉक्टर फजल चौधरी या PMLN की तर्जुमानी नहीं कर रही हूँ, मैं तो वो याद दिला रही हूँ कि नवाज शरीफ के अलावा इमरान खान ने क्या क्या कहा। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया। मैं जो समझाऊं ना, मैं ये समझाऊं कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका फायदा होता है आप उसके साथ बैठ सकते हैं, चाहे उसका मौकिफ कुछ भी हो, चाहे आपकी उसके साथ दुश्मनी हो, चाहे आपकी उसके साथ लड़ाई हो, आप उसको पाकिस्तान का सबसे करप्ट आदमी समझते हो, आप उसे पाकिस्तान का दुश्मन समझते हो, लेकिन जहां पे आपका पॉलिटिकल फायदा होगा आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो पॉलिटिक्स तो इसी चीज का नाम है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा वही वाला कि आपकी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड कर दिया आपके लीडर ने, और उन्होंने बड़ा खुल के इदारों के ऊपर तनकीद की, FIR काटी उन्होंने बकायदा कल। लेकिन आपकी सिचुएशन वही है जो अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पार्टी की कर देते थे कि बाद में पूरी पार्टी फायर फाइटिंग कर रही होती थी। बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो आप बात कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन की और उसके बाद उनके बयानात की और उनको डिफेंड करने की, मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। उसका इससे बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कैटेगरी के लिए बात की है, मुझे जरा एक आध मिनट देंगे बात करने के लिए। उन्होंने कैटेगरी के लिए बात की है कि हमने इससे पहले भी पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है, दोबारा भी करेंगे। मेरा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है। अच्छा चले, पहले ये जरा बात मैं कर लेता हूँ जो आपने इससे पहले कहा जनाब कि एक दूसरे को आप चोर कहते हैं, एक दूसरे को करप्ट कहते हैं और इकट्ठे बैठ जाते हैं। देखें, हर जमात का अपना एक मंशूर होता है, हर जमात का सियासत का अपना एक तरीकाकार होता है। जैसे ही ये गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि फिल फॉर असेंबलियों का बाइकआउट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, सिस्टम में रह के हम इनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साथ दिया, पीपल्स पार्टी का मौलाना साहब को भी एग्री कर लिया। तो ये अपना एक नुक्ता नजर होता है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता हम किसी पार्टी को कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, गद्दार है। दूसरी बात ये कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आपके रिसर्च देखता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ, बड़े आप मुदल्लल अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। मेरी आपसे एक दरखास्त है, अफवाज पाकिस्तान को उन चीज़ों के साथ मुंसलिक न किया करें जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे जवान और अफसरान बॉर्डर पर शासन दे रहे हैं, हमारे जवान और अफसरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अरसे से लड़ रहे हैं। यानी एक सिपाही से लेकर जर्नैल तक शातें हुई हैं, रिकॉर्ड पे हैं। ठीक है, लेकिन वो शातें जनरल मुशर्रफ को इख्तियार नहीं देती कि पाकिस्तान का आइन तोड़ दो। वो तमाम शातें ज़ियाउल हक को इख्तियार नहीं देती कि पाकिस्तान का आइन तोड़ दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा एक छोटा सवाल है डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल ले लें डॉक्टर साहब। मेरी चलने के बाद डॉक्टर साहब से ही बात होगी। डॉक्टर साहब को मौका नहीं मिला, ज्यादा बात ही डॉक्टर साहब से होगी और सवाल उन्हीं के सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब देखें, आप बात जो कर रहे हैं कि मियां साहब ने फौज के लिए बहुत किया और उन्होंने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके ऐसे हैं जो बड़े शानदार हैं। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं कि मियां साहब ने जो 2018 का इंतखाब हुआ है, 2018 में जो इलेक्शन हुआ है, इसमें अपनी हार की जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे डाली है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब आपको पता है कौन है। फिर मियां साहब ने बाकायदा इदारों का नाम लेकर जजेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, फौज के लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है। वो ये साफ कह रहे हैं कि ये लोग मेरी तबाही के जिम्मेदार हैं और मेरे साथ ये सब कुछ इन्होंने किया है और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इंजीनियरिंग करते हैं। अब वो वजाहत के साथ कह रहे हैं, आप उनके बयान को छुपा रहे हैं। ये यानी या तो आप ठीक कह रहे हैं या वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। देखिए इमरान भाई, मैं कतई तौर पर ना तो कोई अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस बात से हैरान हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन, वो जो वजाहत आप दे रहे हैं कि फौज पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डाल रही है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत क्लियरली आपको ये बात बताई है कि जो जवान और अफसरान अरसा दराज से बॉर्डर पे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों उनकी तो हम भी बात नहीं कर रहे सर, हम तो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं यार। आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट सर, आपको लगता है 2018 का इलेक्शन जनरल मुशर्रफ ने रिक किया है आपके खिलाफ? 2018 का इलेक्शन जनरल मुशर्रफ ने चोरी करके इमरान खान को दिया, आप ये कह रहे हैं? जनरल मुशर्रफ की बात नवाज शरीफ ने की है ना। जनरल मुशर्रफ को क्या सर, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये लगता है, फिर तो सर वो वाकई बीमार हैं कि उन्हें ये लगता है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो जनरल मुशर्रफ ने रिक करके इमरान खान को दे दिया। मैंने जनरल मुशर्रफ की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बात की है कि आप अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल ना करें।
अफवाज पाकिस्तान में जो माँ अपने बच्चे को भेजती है और उसके बाद वो शहीद होता है और वो कहती है सर कि मेरे कौन साथ जिम्मेदार है? बच्चे अच्छा हो, एक मिनट है, तो 2018 का इलेक्शन बात मियां साहब कौन सी बात एस्टेब्लिशमेंट ना का खेलें। सर मियां साहब कौन सी जर्नैली बात करो, जर्नैली वर्ड यूज किया उन्होंने, जर्नैली। अब मुझे बताएं कि कौन से जर्नैलों का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने उनका इलेक्शन चोरी कर लिया, मुझे आप बता दें कौन से रिटायर्ड जनरल? पूछे सर नवाज शरीफ साहब ने कहा है, सर इमरान खान ने तो नहीं कहा कि तुमने किन किन की मदद ली। एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज जो है ये मियां नवाज शरीफ वो साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब से तो लड़ाई ही नहीं है, लाने वालों से लड़ाई है। अब चले लाने वाले कौन है वही बता दें। कोई डोनाल्ड ट्रंप लेके आया इमरान खान को, सर कौन लाया? मेरी बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज पहली दफा इस्तेमाल नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज पाकिस्तान में हर दौर में इस्तेमाल होता रहा है और ये सिर्फ कोई एक जर्नल का या फौज का नाम नहीं है। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। बाकी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस इलेक्शन के हवाले से जो सवाल उठाया है ये नवाज शरीफ ने उठाया है। जैसे ही इलेक्शन हुआ तमाम सियासी जमातों ने इकट्ठे होकर कहा जनाब के इलेक्शन में धांधली हुई है। वो जो सारा सर मैं आपसे एग्री करता हूँ, सबने कहा कि धांधली हुई है, लेकिन मियां साहब ने कहा मेरा इलेक्शन चोरी किया है और इदारों ने किया है। सर मैं बताता हूँ, मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ कौमी असेंबली के। किसी इलेक्शन में ये नहीं हुआ कि जनाब पोलिंग एजेंट्स को बाहर भेज दें। 2018 के इलेक्शन में क्यों हुआ जनाब? इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा, आपके रिटर्निंग ऑफिसर देंगे या वो सिस्टम देगा? सर बकौल शेख रशीद के आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है आपकी पॉलिटिकल पार्लिमानी लीडर से जुमेरात को गालिबन, उसमें उन्होंने कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो आप इलेक्शन कमीशन है ये भी आप लेकर आए हैं, ये जो चेयरमैन नैब है ये भी आप लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा जी फौज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, आप हमें क्यों जोड़ते हैं? और ये शिकवा फौज के अंदर है, वो ये कहते हैं कि हमें जबरदस्ती बीच में जोड़ा जाता है लाके चीजों के साथ, जो हमने नहीं किया वो हमारे खाते डाला जाता है। डॉक्टर साहब नहीं देखें जी, ये बात कहना जनाब के अफवाज का कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, आप अगर उनको उसी लेटर और स्पिरिट में देखेंगे, बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। लेकिन स्पेसिफाई करके आप इमरान खान साहब की तमाम जो इन्होंने की है, मैनेजमेंट की है, मैनिपुलेशन की है, उसको सारा का सारा अफवाज के खाते में डालना और जवानों के खाते में डॉक्टर साहब मैं आपको सीरियसली एक बात हूं, मियां साहब को आप जैसे बहुत सारे साथी, मियां साहब को अगर इस मुश्किल से निकलना है तो आप जैसे बहुत सारे साथी चाहिए, आप अकेले शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस वक्त मियां साहब को रेस्क्यू करना। वो बहुत वजाहत के साथ कल बोल कर गए। बाहर चलें, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत एहतराम है। अब तक के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।